नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आवाज आ रही देख लो। चलो कल का याद किए? ठीक, जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे और बिना देखे कॉपी में बताओ। एंड्रोकोट्स किसको कहा जाता था? एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को? पक्का? किसने बोला उसको? जस्टिन ने? पक्का? गलत, प्लूटार्क ने बोला। ठीक है, जस्टिन ने क्या बोला? जस्टिन भी बने चंद्रगुप्त मौर्य को कहानी पढ़ के आते भाई। सेंड्रोकोट्स पक्का? ठीक। इधर यामिनी पहले ही नहीं, काहे पढ़ के नहीं आते भाई। इधर विकास जी ठीक है? पापा की तबीयत अभी ठीक है? आप तो नहीं आए थे। आप मैडम जी नहीं आ रहे इसका लिए? इधर पायल मैडम कल तो आए थे ना। और एक सहेली कैसे भग जाती है? पीछे एक और आती है ना, वो चली गई। ठीक, कल आप तो आए थे ना, बताइए। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? अजात शत्रु नहीं भैया, किसी भी कुछ भी नाम दे रहे हो। इधर सर जी बताइए, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? हाँ आप ही पूछ रहा हूँ। अमित्रघात। ठीक भाई, कल आओगे तो यहाँ पढ़ के बैठना दोस्त। ठीक, मेरे को अगर पढ़ाना हो, मेरे को होशियारी मारना हो, मेरे को सारी चीज़ें याद है लाइन से। ये पीडीएफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एंशियंट से मॉडर्न मैं बिना देखे बता दूंगा जैसे मैं याद किया हूँ। सपोज वो मगध राज्य का साथ ही याद करना था, हसीना माथा पे सूकीना पड़ा। ठीक है, आप लोगों को बताने का क्या मतलब होता है फिर ये मेरे को समझ नहीं आता। मैं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे मैं बता रहा हूँ, मेरा नोट्स लेके, मेरा कोर्स लेके उन लोग अपना चालू किए हुए हैं कि कम से कम वो ट्रिक काम आएगा, वो तरीका जो आप बताते हो वो काम आएगा, वो चला रहे हैं। कई ये नोट्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट पड़ जाता है। महिला पर्यवेक्षक में जब टेस्ट सीरीज निकाले हम लोग, पीडीएफ हमारे वीडियो बनाने से पहले कोई एज इट इज स्टाफ के 150 रुपये तो प्राइस था उसका। आह, तो वो बिक जा रहा है, कोई उसको दूसरा 300 रुपये में पीडीएफ को बेच रहा है। ठीक, तो मेरे बताने का क्या मतलब हो जाता है? मैं कोड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा के यहाँ पे चले जाऊँगा, उसके बावजूद आप लोग याद नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को समझ नहीं आता। खकवासी लगता है जी, एकदम शांत स्वभाव का आदमी हूँ मैं, लेकिन आप लोग एकदम जी खखवा देते हो मेरा। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कल बैठोगे तो पढ़ के बैठना, ठीक है? और पूछा और नहीं बताया तो प्रेम पूर्वक आप चले जाना, ठीक है? यहाँ मत बैठना क्लास में, अगर बैठोगे तो याद करके आना, नहीं तो मत आना। आपके उपस्थिति का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। मेरे को समझ नहीं आता, 1-1 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख महिला पर्यवेक्षक में ही 2-2.5 लाख ही दिलाया कि नहीं दिलाया? कोई भी चल दे रहा, डोकरी ढाकरी जो गलत तेज डाल के सब चल दे रहे। इतने सारे लोग दिला रहे हैं, उसमें कितना पोस्ट है? 200 है। और 200 तो एक वरदान जैसा है, 200 पोस्ट मिल रहा है ना आपको। नहीं तो व्यापम का इतिहास देख लेना, ये हॉस्टल पटवारी को छोड़ के और किसी भी चीज़ में लंबा पोस्ट नहीं आता है। शिक्षा कर्मी अगर छोड़ दिया जाए तो आप तो नॉर्मल एग्जाम दिला रहे हो ना, हर कोई तो बीएड टेट सेट ये सब वाला तो नहीं है। फिर क्या सोच के उम्मीद रखते हो कि मैं नहीं पढ़ के आऊँगी और एग्ज़ाम निकल जाएगा? ठीक, तो यहाँ बैठना तो पढ़ के बैठना, कल से हिस्ट्री में स्ट्रिक्टली नहीं चल देना, मुंह उठा के यहाँ पे मत आना। ठीक, चलो कल मैं रिवाइज करा रहा हूँ। कल का ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, वैसा ही है, ये वापस से टाइप करवाया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूँ और ऑनलाइन आपका अपलोड हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री के फोल्डर में जा लेना, रिकॉर्डेड कंटेंट में। कल जो कहानी पूरा आधे घंटे में रिकैप करते हैं और इसको मगध और
मौर्य साम्राज्य को खत्म करते हैं। ये भारत का एक रफ मैप, ठीक है। ये आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे एक पर्वत विस्तार है, हिंद कुश पर्वत नाम से जाना जाता है। हिंद कुश अफगानिस्तान तो है, वहां तक का पूरा भारतवर्ष था। मैंने बताया उस टाइम का भारतवर्ष 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से एक महाजनपद के बारे में हमने चर्चा किया, क्या नाम था उसका? मगध। मगध के बारे में क्यों चर्चा किया? पावरफुल किंगडम था वो, पावरफुल था बाकी लोगों की तुलना में। क्यों पावरफुल था अगर पूछा जाए तो नेचुरल रिसोर्स थे उसके पास, नदियाँ थी, फर्टाइल लैंड था, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, तो वहाँ पैदावार ज़्यादा होता था। पैदा हुआ तो पुराने टाइम में कृषि ही तो एक मुख्य सोर्स था इनकम का, और वो इनकम है तो टैक्स आएगा, ठीक। और वही खाने पीने के सामान बन के व्यापार होगा, तो सब चीज़ उससे लिंक्ड रहते हैं। तो मगध काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मगध में 7 अलग अलग वंश ने शासन किए, इससे ज़्यादा किए, लेकिन बाद में फिर मगध मिल गया। मगध दूसरे राज्य आक्रमण करके मिला लिए। जो ऐतिहासिक ग्रंथ में जानकारी मिलती है, 7 अलग अलग वंश की जानकारी मिलती है। कैसे याद किए थे? हसीना, तो हा से हर्यक वंश, ठीक है। लेकिन इससे पहले मगध का संस्थापक एक और व्यक्ति को माना जाता है, पहला शासक जो नाम उल्लेख मिलता है बृहदत्त करके था, ठीक है। उसके बाद एक वंश जिनकी पूरे डिटेल में जानकारी मिलती है, जन्म कुंडली मिलती है, कौन सी? हर्यक वंश। हसीना, सी से क्या? शिशुनाग, ना से नंद वंश। फिर माथे, माथे से क्या रखना? मौर्य। और ये मौर्य वंश को पूरा डिटेल में देखे थे। माथा पे शू, शू से क्या था? शुंग वंश। फिर कर्ण वंश, की ना, ना से सातवाहन वंश। ये 7 अलग अलग वंश थे, ठीक। 7 अलग अलग वंश में सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक सबसे पहले कौन सा मालूम? एक महापद में फिर दूसरा भी कॉपी पेस्ट कर रहा है, वो तो नंद वंश का था, नंद वंश का था, बिंबिसार था, ठीक है। तो बाजू में नाग करके याद किए थे। हर्यक वंश का जितने भी शासक इंपॉर्टेंट, वो बाजू में नाग करके याद किए थे, बाजू में नाग, बाजू में नाग। लेकिन ये बाजू को ऐसे लिखना, बाजू में क्या है? नाग है। तो बी से क्या है? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार, ठीक है। ये एजे से था अजात शत्रु, जो आप बता रहे थे वो अमित्र घात है और ये अजात शत्रु है। यू से था युदयन, उदयन, ठीक है, उदयन। फिर नाग से क्या था? नाग दशक, ठीक है। नाग से क्या था? नाग दशक। तो अगर मैं पूरा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाऊं ना, हर्यक वंश सबसे पहले पढ़ा था, हर्यक वंश, बाजू में नाग। आज देख लो ना, आज याद कर लो, ठीक। बाजू में नाग, ठीक। कल ये रियायत आपको नहीं मिलेगी, कल जो पढ़ के आएगा वही बैठेगा इधर। तो बी से क्या था? बिंबिसार। ए जैसे अजात शत्रु। यू से क्या है? उदयन। फिर नाग से क्या याद रखना? नाग दशक। अब इस नाग को किसने मारा था? नाग ने, ठीक है। नाग को नाग ने मारा था, तो नाग मतलब ये नाग दशक को नाग ने मारा था। हर्यक वंश के बाद एक चालू होता है हसीना, सी से क्या? शिशु नाग। ये अपने नाम पे ही रख लिया। तो इन लोग, कई लोग देखो नाम और सरनेम से परे वंश रख लेते हैं, जैसे ये हरिया का रख लिया, नाम और सरनेम से कोई मैच नहीं खाता। कोई लोग नाम से चला लेते हैं, जैसे रोमन सैनी क्लासेस नहीं किया, अकेडमी कर लिया, लेकिन योगेन साहु क्लासेस कर लिया, तो ये अपने नाम से ही वंश चलाया, शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। तो ये नाग को नाग ने मारा, तो नाग दशक को किसने मारा? शिशुनाग ने। तो शिशुनाग इसका संस्थापक हो गया, ठीक है। शिशुनाग क्या हो गया? संस्थापक। अब नाग कैसा कलर का होता है? काला होता है, नहीं कि कोई गोरा चिट्ठा नाग देख लिया काला। तो काला से रखना काला शोक। शिशुनाग के बाद जो शासक आता है वो कौन है? काला शोक, ठीक है, काला शोक, ठीक है। नाग क्या होता है? काला। और किसके माथे पे? ये माथे बोलता हूँ यार, गर्दन पे लटके रहता है, शिव भगवान। शिव से नंदी याद कर लेना, कभी कभार यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है, नंदी बैलक में बैठ जाता है, तो नंदी से रखना नंदी वर्धन, ठीक है। कौन? नंदी वर्धन। बाजू में नाग से बिंबुसर, अजासर, उदयन और नाग दशक। उसके बाद अबे कहाँ चले? ये देखो, नाग दशक को मार के शिशुनाग बटाया। शिशुनाग, नाग कैसा होता है? काला। काला से काला शोक याद रखना। उसके बाद यहाँ से कौन आता है? नंदीवर्धन। ये 3 शासक इसमें याद रखिएगा आपको, ठीक है। अब नंदी, नंदी के बाद नंद वंश चालू होता है, ठीक है।
जिसका संस्थापक कौन रहता है? महापद्म नंद। कौन रहता है? महापद्म नंद। ठीक है, नंदी के बाद अब ठीक, नंदी के बाद नंद वंश चालू होता है। नंद वंश में दो ही शासक आपको याद रखने हैं, एक तो महापद्म नंद और दूसरा धनानंद। ये धनानंद, ठीक है। इस धनानंद को मार के, अभी वो मारने वाला कहानी नहीं बता रहा हूँ कैसे कौन क्या मारा, ठीक है। धनानंद चाणक्य और चंद्रगुप्त मिल के इसको हराए और उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी गई। किसकी? मौर्य वंश की। किसकी नींव? मौर्य वंश। मौर्य वंश में बहुत सारे शासक आए, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं। जैसे CBA, ABC होता है, वैसे CBA चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। फिर सबसे लास्ट वाला बृहदत्त, सबसे लास्ट वाला, बीच में नहीं, दशरथ वगैरह, संप्रति, शौली, कुक, वो सबको छोड़ दो, बृहदत्त। लेकिन ये बृहदत्त और जो स्टार्टिंग में बृहदत्त पढ़े हैं, वो अलग है, और आगे जो बृहदत्त पढ़ने वाले हैं उससे भी ये अलग है, ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य में इतने शासकों को आपको याद रखना है। ये बृहदत्त को इसी का सेनापति, जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र, ये इसको निपटा देता है, ठीक है। जब सलामी देते रहते हैं, इसके पीठ पे तलवार भोग देता है, ठीक, इसकी मृत्यु जाती है। तो यहाँ से जो वंश चालू होता है उसको ब्राह्मण वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण वंश, क्योंकि इसके बाद जो शासन किया वो ब्राह्मण लोगों ने किया, ठीक है, मतलब वो ब्राह्मण कैटेगरी का था। तो पुष्यमित्र शुंग अपना वंश चालू करता है, शुंग वंश। तो सर अभी तो ब्राह्मण बताइए, ब्राह्मण इसके बाद के कैटेगरी वाले ब्राह्मण में आ जाते हैं, ठीक है। तो शुंग वंश का संस्थापक पहला कौन? पुष्यमित्र शुंग। शुंग। और इसका अंतिम शासक होता है देवभूति। कौन? देवभूति। ये स्पेलिंग आगे पीछे देख लेना मात्रा, देवभूति, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद ये शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति, ठीक। कौन? देवभूति, ठीक। इतना तक आप ध्यान रखिएगा। वापस उस पे आते हैं। कौन सा वाला था? तब्बू? तब्बू ही नहीं है। PDF, ठीक। ये देखो, ब्राह्मण साम्राज्य चलता है जिसमें शुंग वंश है ना। शुंग वंश में एक पुष्यमित्र शुंग आता है, और कौन आता है? देवभूति, ठीक है। कौन आता है? देवभूति। लाइन से आपको मेरा प्रयास है कि शासकों को आपको याद कराया जाए, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। सबसे पहले मैं बताया मगध साम्राज्य में एक बृहदत्त नाम का कोई शासक का उल्लेख मिलता है कहीं पे नाम। उसका हर्यक वंश चालू होता है, 7 अलग अलग साम्राज्य, 7 अलग अलग वंश चालू होते हैं, ठीक है। हर्यक वंश सबसे पहले आता है, उसके जो शासक का नाम है मैं ऐसे याद रखा हूँ, बाजू में नाग, बाजू, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नाग से नाग दशा। उगनास उस नाग को नाग मारता है, शिशु नाग मारता है और शिशु नाग वंश की नींव रखता है। नाग कैसा रहता है? काला, काला शोक। और वो काला नाग किसके गले में बैठता है? नंदी। तो नंदी से नंदी वर्धन याद रखना, ठीक है। उस नंदी के बाद नंद वंश चालू होता है, जिसका संस्थापक महापद्मानंद रहता है, महापद्म नंद। उसके बाद आता है धनानंद, धनानंद या घनानंद, जैसे आप जो आप बोलना चाहो, ठीक। फिर उस नंद को मौर्य, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और सबसे लास्ट वाला बृहदत्त। उस बृहदत्त को उसका सेनापति मार देता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन से वंश का? शुंग वंश का। और उसका अंतिम शासक होता है देवभूति। अब उसके बाद कर्ण वंश आता है, वो हसीना माथे पे सुकीना वाला याद रख लेना, ठीक है। तो कर्ण वंश, तो ये देव को ना देव मार देता है, इस देव को, जैसे उस नागों को नाग मार रहा था, ऐसे आपस में इंटरलिंक्ड है। इस देव को देव मार देता है। देव मतलब याद रखना वासुदेव। ये यहाँ से कौन से वंश की नींव रखता है? कर्ण वंश की। और ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आया ना, रिलेट कर करके अगर आपको ऐसे याद रख लेना, तो जैसे वासुदेव कृष्ण बोलते नहीं, महाभारत वाला टीवी सीरियल, उसमें शकुनी हमेशा उसको ऐसे संबोधित करता है, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण से वासुदेव कण्व कर लेना, क्या दिक्कत है? का दोनों में। तो वासुदेव कण्व मतलब वासुदेव संस्थापक था किसका? कण्व वंश का, ठीक है। इतना क्लियर? वासुदेव कण्व। अब ये जो कण्व वंश का अंतिम शासक था उसको भी आपको याद रखना है। तो ये कण्व एकदम क कु याद आता है से
तो वैसे ही सु याद रखना है। जैसे कर्ण वो कुकर्म सुशर्मा ऐसे याद रख लिया हूँ, ठीक है। तो सुशर्मा से रखना सुशर्मा, ये सुशर्मा कण्वंश का अंतिम शासक वासुदेव और सुशर्मा। फिर इस स को सा ने मार दिया, सा मतलब सिमुख। तो सिमुख ने फिर सातवाहन, सा से सिमुख, सा से सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश की इसने नींव रखी, सातवाहन सिमुख। ठीक, इतना क्लियर, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये लाइन से शासक हुए थे, ठीक। मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये देखें, जब धनानंद यहाँ था उसका समकालीन मकदूनिया का एक शासक था, प्रसिद्ध शासक कौन, सिकंदर या अलेक्जेंडर, ठीक है। सिकंदर का बाबू कौन था, फिलिप, ठीक। और जल सेनापति थल सेनापति कौन था, तो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और वो निर्याकस, ठीक है। इन दोनों भारत की ओर अग्रसर हुए। उस बीच में पर्सिया का एक फेमस युद्ध मैंने बताया, वॉर ऑफ गौगोमेला, बैटल ऑफ गौगामेला बताया पर्सिया वाला। जब उसमें पर्सिया के राजा को हराता है तो चाणक्य को चिंता सताती है। चाणक्य कौन था, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक मामूली सा शिक्षक था, ठीक है, सैलरी बेसिस पे पढ़ा रहा था। बाद में क्या बन गया, प्रधानमंत्री। जैसे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया नहीं, वैसे ही पढ़ाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये बेचारा समझाने जाता है किसको, धनानंद को, कि सिकंदर आने वाला है और सिकंदर मार पीट के चल देगा। उसका ईगो हट हो जाता है, किसका, धनानंद का। तो उसका चुटाई खींच के चुंदिया के उसको भगा देता है। किसको चुंदियाता है, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, तो वो अभी आया नहीं है। चाणक्य का चुटाई पकड़ के उसको खींच तान के मार के भगा देता है वहाँ से, ठीक। फिर वो बदला लेता है, किसके मदद से, चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से। इन लोग मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो एक सेल्यूकस निकेटर सेनापति रहता है सिकंदर का, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में शासन करते रहता है, जीता वो प्रदेश रहता है सिकंदर का, वहाँ शासन करते रहता है। तो चाणक्य को मालूम था कि भैया इसको जब मौका मिलेगा ना तब ये वापस आके आक्रमण करके चल देगा, तो इससे पहले वो मारे आप हमला कर दो, ठीक है। तो चाणक्य ने हमला कर दिया किसके ऊपर, 305 ईस्वी में किसके ऊपर हमला करवाया, सेल्यूकस निकेटर के ऊपर हमला करवा दिया। उस हमले में क्या उसको मिला, तो 4 प्रदेश मिले, काबुल, कमरान, हेरात और मकरान, ये 4 उसको प्रदेश मिले। और साथ में उसकी बेटी, किसकी बेटी, सेल्यूकस निकेटर की, हेलेना या कार्नेलिया नाम था, वो इधर आई, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उसको गिफ्ट किए थे, ये सब कहानी देखे थे। यूनान के जो लेखक हैं उन लोग चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बताते, उसको क्या बताते हैं, सेंड्रो कोर्स बता रहा है, एंड्रो कोर्स बता रहे हैं, सेंड्रो, एंड्रो, बेंड्रो, जो नाम लेना है। तो एंड्रो कोर्स किसने बोला, प्लूटार्क ने, प्लूटार्क। और सेंड्रो कोर्स बोला जस्टिन ने, ठीक, इतना क्लियर। इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज सीएम करके याद रख सकते हो, सीएम। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, इसने एक किताब लिख दिया था इंडिका। फिर बिंदुसार के दरबार में बाबू दाई करके याद किए थे, बिंदुसार के दरबार में दाई से रखना डाईमेकस, डाईमेकस क्या आया था। फिर अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था, ठीक है, कौन आया था, डायोनिसियस, ठीक है, डायोनिसियस। इतना क्लियर याद रहेगा, ये सब कहानी हमने देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था अगर पूछा जाए तो, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और अशोक बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, ठीक। जो आजीवक संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन पूछा है तो मक्खली गोसाल, मक्खी से याद किए थे, मक्खी आजीवन जीता करके, ठीक, क्लियर। ये सब कल का रिकैप था, अब थोड़ा सा नया देख लेते हैं और आज इसको निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। मगध राज का उत्कर्ष, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था, उसके वंश वगैरह का नाम नहीं मिलता। फिर इसकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। फिर जो 7 वंश में पहला वंश था हर्यक वंश, ट्रिक क्या था, बाजू मिनाक, बाजू देखो ये लाइन से सभी शासक, ठीक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस मौर्य साम्राज्य में आ जाएंगे। बिंबिसार, इसके बारे में एक याद रखना पॉइंट आपको, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके बारे में जितना फैक्ट है ना सब ब से है, जैसे ब से बिंबिसार, ब से बौद्ध धर्म। ये पूछ देता है कोई फेमस शासक रहता है वो कौन से धर्म का फॉलोअर था, उसको पूछा जाता है, तो ब का फॉलोअर था, ब मतलब बिंबिसार, ब मतलब बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ठीक है ना। इस ब ने ब को हराया, इस ब ने ब को हराया, तो ब मतलब बिंबिसार और ब को हराया मतलब ब्रह्मदत्त को हराया। वो बृहदत्त अलग है, ब्रह्मदत्त अलग, ठीक है, ये वाला ब्रह्मदत्त। तो ये ब्रह्मदत्त कौन, तो मैंने बताया 16 अलग अलग महाजनपद थे ना, तो एक महाजनपद अंग थी, अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, अभी आएगा।
एक गाना है ना, अंग लगा दे रे मुझे अंग लगा दे, तो अंग कौन लगाएगा? चंपा। ठीक है, कौन लगाया? चंपा। ठीक, तो ये चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। और ये अंग राज्य का राजा था ब्रह्मदत्त। ठीक, तो ये बिंबिसार और इसका झगड़ा लड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो बिंबिसार आक्रमण करता है किस पे? अंग राज्य पे। उस टाइम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। इसको हरा के अंग राज्य को इसमें मिला लेता है। ठीक है, इतना क्लियर? चलो, बिंबिसार की राजधानी थी राजगिरी। राजगिरी या गिरिब्रिज या पाटलिपुत्र, ये सब राजधानी आपको आगे चल के मगध साम्राज्य की मिलेगी। ये बिंबिसार राजगिरी को राजधानी बनाया था। आज भी बिहार में है नहीं राजगिरी, बिहार, यूपी बिहार। अब बिंबिसार के टाइम में एक बहुत फेमस आपको डॉक्टर मिलेगा, वैद्य, नाम है उसका कौन? जीवक। ठीक है, और बिंबिसार ऐसा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था, समकालीन, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, मतलब जब बुद्ध जी थे तब उस टाइम कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, तो एक बार बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, पैदा तो इंसानी रूप में हुए थे, है ना, तो तबीयत खराब हो गया था। तो बिंबिसार ने जीवक को बोला कि भैया जाओ उसका इलाज करके आओ, पैसा मत लेना उससे। ठीक है, तो जीवक को किसके दरबार में भेजा था, मतलब किसके सेवा में भेजा था? बुद्ध के। ठीक है, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। किसको? जीवक को। ठीक, तो जीवक, जैसे पतंजलि है फेमस, जैसे धन्वंतरी है, वैसी जीवक का नाम भी सुने हुए हैं। ठीक, क्लियर? अब पहले के जमाने में क्या होता था कि एक मेरा किंगडम है, आजू बाजू वाले किंगडम। अब इसमें कोई यूनिवर्सल ऐसा लॉ तो बना नहीं है, जैसे यूएनओ है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना भी, या कोई ऐसे इंटरनेशनल कोई सेना तो नहीं, कोई इंटरनेशनल कोई ट्रीटी तो नहीं होती थी। तो हमेशा डर बने रहता था कि भैया आजू बाजू वाले राज्य क्या है, कभी भी हमला कर देंगे। इससे पहले वो हमला करे, आप हमला कर दो, और आप हमला करने में सक्षम नहीं हो तो शादी कर लो, या तो इधर की बेटी उधर भेज दो, या उधर की बेटी इधर शादी करके ला लो। उससे क्या हो जाता था? वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था। और अब सगे संबंधी बन गए तो उतना लड़ाई झगड़े की चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, दामाद बन के से ससुराल में जाओगे अपने तो इज्जत मिलता है नहीं मिलता? बहू होके ससुराल में जाओ तो मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। ठीक, ठीक है, तो नहीं मिलता, लेकिन ठीक संबंध स्थापित हो जाए। लड़ाई झगड़ा करने तो फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं जाते हैं कि उधर से सास ससुर आए, इधर सास ससुर से 333 मैच चल रहा था तो नहीं चलता है ना। तो क्या है, ये भी शादी कर लिया, एक जगह जिससे लड़ना था बृहदत्त से, उससे लड़ लिया ब्रह्मदत्त से, और बाकी जगह शादी किया, तो 3 शादी किए। अब ये इतिहास में इसके शादी करने को याद रखने से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है करके, किससे शादी किया, कितने बच्चे किए, और पूछना पड़ता है और हमको याद कराना पड़ता है। ठीक है, बिंदुसार कितना शादी किया था? 26। ये बिंबिसार कितना किया? 3। ठीक है, उसके कितने बच्चे थे? 101 प्लस, बेटे 101 थे ना, बेटी तो मेहनती कौन ज्यादा था? बिंबिसार, बिंदुसार? बिंदुसार। ठीक है, तो ये 3 शादी किया। कहाँ कहाँ किया? कोसल। अब ये कोसल कौन है? तो कोसल भी ना एमपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, रामायण काल से ये चले आ रहा है। कोसल 2 राज्य में बटा हुआ था, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल, रामायण काल में। तो उत्तर कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और इधर कुशस्थली, ये रामायण काल में जाना जाता था। फिर बाद में दोनों मिल गया होगा, तो दक्षिण और उत्तर दोनों मिलके क्या हो गया? कोसल, और उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, तो वहां कोसल राज्य में एक राजा था प्रसेनजीत। अब इसकी बेटी नहीं थी, तो बेटे से थोड़ी शादी करेगा। ठीक है, तो किससे शादी कर लेता है? बहन से। ठीक है, इसकी बहन, उसका नाम क्या था? महाकोसला, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, एक वैशाली राज्य रहता है। ठीक, वैशाली, तो वैशाली में चेटक की पुत्री चेलन्ना से, याद रख लें। ठीक है, चेटक, चेटक वहां का राजा था, उसकी बेटी किससे याद कर लें? चेलन्ना से। और ये भद्र की राजकुमारी रहती है, भद्र भी कोई प्रदेश रहता है, क्षेमा। ठीक है, याद रहेगा, ये सब वैवाहिक संबंध याद रहेंगे आपको। ठीक है, चेटक की पुत्री चिलन्ना, चाचा। कौशल में महाकोसला से शादी कर लिया। भद्र, ऐसे कोई अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्षमा मांगते हो नहीं मांगते? ठीक है, तो क्षमा। ठीक, इतना क्लियर? अब ये जो बिंबिसार था बहुत दिन तक जी गया। क्यों जी गया पता है? ये जब जब मरने वाला रहता था, जीवक रहता था, और जीवक अच्छा फेमस डॉक्टर था, तो मुर्दे में जान डाल देता था, ऐसा डॉक्टर था। ठीक है, मुर्दे में नहीं डाल पाता था लेकिन एकदम मरने कैटेगरी में पहुंच जाते थे। बिंबिसार को ऐसे गंगा जल पिला रहे हैं कि भैया अब खत्म होने वाला है, उसका प्राण छूटने वाला है। फिर जीवक आता था और कोई दूसरा चूरन डाल देता था उसके मुंह में, तुरंत जग जाता था। तो ये मर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बिंबिसार का जो बेटा था कौन? अजात शत्रु। ठीक, बिंबिसार का कौन बेटा था? अजात शत्रु।
तो ये देखे कि कब बाबा मरी था, कब बड़ा खाबो, कब मोला राजगद्दी मिली। तो मरता ही नहीं था, एकदम बूढ़ा हो गया था। ठीक है, तो एक दिन इसका मूड खराब हुआ, यही मार दिया। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु। फिर गद्दी पे कौन बैठ जाता है? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु भी नहीं मरता था। ठीक है, उसका डॉक्टर कौन था? तो जीवक का बेटा था, तो वो उसको संभाले। फिर वो भी बूढ़ा हो गया, उसका बेटा इंतजार करता था कब बाबा मरी था, कब बड़ा खाबो। ठीक है, तो बड़ा खाने के लिए अजातशत्रु की हत्या उसके ही बेटे ने कर दी, उदयन। तो ये देख रहे कि भैया ये बाप बेटे एक दूसरे की हत्या करते आ रहे हैं, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी रख दिया था। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड बोलते नहीं, पितृहंता शायद वही बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। ठीक, क्लियर। और अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? कुणिक। और ये जैन धर्म का फॉलोअर था, ज से जैन याद रखना। बिंबिसार किसका था? बौद्ध धर्म का था। अजातशत्रु जैन धर्म का था। ठीक है, क्लियर। उदयन के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, आज जो बिहार में पटना देखते हो ना, उस पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। स्थापना करना, उसका फाउंडर होना के कहने का मतलब है कि एकदम बंजर बने रहता है। जैसे यहाँ कोई परिया पड़ा जमीन, आज से 10 साल पहले तो इधर कुछ नहीं था, इसका रेट एकदम पानी का भाव था, आज 10 गुना 20 गुना हो गया। तो ऐसे परिया पड़ा है, लेकिन कोई दलाल आया होगा, भैया प्लॉटिंग कटिंग करके उसको बांस दिया, बीच में रोड बनाया, आजू बाजू गार्डन बना दिया। नहीं हुआ तो अपने आप गार्डन उग गया, बेशरम बेशरम का पेड़ उग जाता नहीं वैसे ही। तो कोई शहर की स्थापना करने का मतलब भैया वहाँ का, वहाँ आबादी बसा देना। ठीक है, उसके राज में जितने लोग थे, चलो वहाँ ट्रांसफर हो, ऐसा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन। यही आज किस नाम से जाना जाता है? पटना। ठीक है, किस नाम से? पटना। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद आता है नागों को नाग ने मारा था, बताया तो नाग दशक। ये नाग दशक अंतिम दशक आया था, और इसको किसने मारा था? शिशुनाग ने। इसकी हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ से? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में की। सर अभी तो राजधानी राजगिरी बताए थे। हाँ, वो जो आजू बाजू बेटे थे ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन लोग सब राजधानी ट्रांसफर करते रहते थे। ठीक है, तो फिर पहले इसके टाइम में पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र से कहाँ कर लिया? वैशाली कर लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, और कालाशोक का उत्तराधिकारी। ठीक, तो ये जो राजधानी ट्रांसफर किया ना, वो सबको मत याद रखना। फिर आता है नंदवंश, इसके बारे में कल पूरा कहानी में बता चुका हूँ। अगर कल किसी क्लास मिस हो गया होगा तो यूट्यूब में आज लेक्चर डल जाएगा, उसको आप जाके देख लेना, ऑफलाइन क्लास वाले। ठीक है, कल का क्लास डल जाएगा तो आप देख लेना। नंदवंश में 2 शासक थे, महापद्मनंद और धनानंद। महापद्मनंद, इसको महाछत्रहंता भी बोलता जाता था। क्यों? ये क्षत्रियों का नाश कर, जहाँ क्षत्रिय दिखे पूछता था कौन सा कास्ट है? क्षत्रिय। तो या तो सेना में शामिल हो, या तो मैं मार देता हूँ तुमको। ठीक है, ऐसा चलता था इसको। इसको क्या बोला था? महाछत्रहंता। धनानंद ये सिकंदर का समकालीन था, इसकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सिकंदर के बारे में कल पूरा पॉइंट देख लिए थे। मौर्य साम्राज्य ये पूरा पढ़ चुके थे। बिंदुसार देख चुके थे। अशोक, अशोक से यहाँ से देखना। चलो सर, ठीक। आज के बारे में बस 1 आध 2 पॉइंट रीड करके बताना है, कहानी वानी सब कल बता चुका हूँ। अब अशोक क्या किया? अशोक का जीवन का एक उद्देश्य बन गया था कि मेरे को बौद्ध धर्म का ना प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, क्या? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो जगह जगह दूसरे देशों में इसने क्या भेजा? दूध भेजे। और अशोक के भी बहुत सारे बेटे बेटी थे, तो ये अपने बच्चे लोग को ही ना इधर उधर भेज देता है, कि जाओ बेटा श्रीलंका में पढ़ के आओ तुम लोग, और वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दे के आओ। तो श्रीलंका वाला एग्जाम में पूछता है, बाकी देशों का नहीं पूछता। तो उसका एक बेटे का नाम रहता है महेंद्र, और एक लड़की का नाम रहता है संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज देता है? श्रीलंका भेज देता है। ठीक है, श्रीलंका। अब बौद्ध धर्म का तो प्रचार प्रसार किया ही, साथ में अशोक ऐसा राजा था जो चाहता था कि भैया मेरे बारे में लोग आगे जाने। तो कैसे जानेंगे? इंटरनेट तो है नहीं कि सर्वर खरीदे, डोमेन खरीदे, वहाँ अपना डेटा अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ तो है नहीं कि गूगल ड्राइव में डेटा अपलोड कर दिए आगे देख लेंगे। तो उस टाइम क्या ऑप्शन रहेगा? शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया। और स्तंभ लेख मतलब लकड़ी या लोहे का स्तंभ हो गया, उसमें बना दिए, कोई डेटा लिख दिए। ठीक है, या पत्थर में उकेर दिए, वहाँ जानकारी मिल गई। इसका प्रचलन बोला जाता है कौन चालू किया शिलालेखों का? तो अशोक ने किया। और उसके टोटल 14 शिलालेख मिले, लिखे और भी बहुत सारे होगा, मिला 14। ठीक है, तो शिलालेख किसना? अशोक के 14 शिलालेख मिले। 14 शिलालेख में सब में ना कुछ जानकारी दे दिया हुआ है, और भर भर के लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में तो उसको पढ़ा नहीं जा सका था। ये अभी अभी हाल फिलहाल 100-200 साल पहले पढ़े, मिल तो बहुत पहले गया था, 1750 में ही मिल गया था। लेकिन जिस भाषा में लिखा था उसको भैया पढ़ना भी तो आना चाहिए। मैं अभी हिंदी में लिखूं तो आप लोग हिंदी जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ तो समझ जाओगे।
हो सकता है 200-400 साल बाद ये हिंदी और देवनागरी लिपि ना चले, कोई और दूसरा भाषा चल रहा होगा, तो उसको ना समझ पाए। ठीक है, तो उसको खोजा किसी और ने, पढ़ा किसी और ने। ठीक, तो शिलालेख का प्रचलन किसने चालू किया बोला है? अशोक ने। तो अलग अलग लिपि में ये लिखा हुआ है, कोई खरोष्टी में, कोई ब्राह्मी लिपि में, ऐसे अलग अलग लिपि में लिखा हुआ है। एक लिपि है खरोष्टी लिपि, इसके बारे में पूछा गया सवाल कि कौन सी ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं से बाएं लिखा जाता है। आप तौर पे आप लोग देवनागरी लिपि लिखते हो, हिंदी लिखते हो, तो यहाँ से ऐसे लिखते नहीं कि उधर से ऐसे चालू करते हो। लेकिन कुछ कुछ भाषा ऐसे, जैसे उर्दू भाषा देखना, इधर से ऐसे चलता है, ऐसे मतलब ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। समझ आया लिखा हूँ तो? नहीं है, ठीक है, योगेंद्र लिखा हूँ, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ऐसे कुछ है। आपको भी समझ नहीं आना है, मेरे भी समझ नहीं आना है, तो जो है मानना पड़ेगा। तो उर्दू जो है इधर से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक, वैसी खरोष्टी लिपि भी पूछा जाता है, कौन सी ऐसी लिपि है जो राइट से लेफ्ट चलता है, मतलब उधर से इधर लिखोगे, खरोष्टी लिपि। क्लियर? अब अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभिलेख मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे गाने के लिए कोई या मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखते नहीं, वैसे लिखा हुआ। 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। गुहा मतलब गुफा उफा में जो जानकारी लिख दिए, स्तंभलेख खंबा वाला, शिलालेख मतलब पत्थर वत्थर वाला। ठीक, इसके शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में फैंतलर ने की थी। ठीक है, ये क्या लिखे, पादरिटी फैंटलर, ये कुछ और नाम है, फैंतलर। ठीक, क्या नाम था उसका? फैंतलर। इसने खोजा था। ठीक, कब खोजा? 1750 में। लेकिन पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी, वो आगे और चल के 100-200 साल बाद पढ़ने में समझ आया। ठीक है, अब इसके टोटल कितना शिलालेख है पूछे? 14। ये 14 शिलालेख के बारे में ना पूछा जाता है एग्जाम में। पहले शिलालेख में क्या जानकारी दी है, दूसरे में क्या दी है। तो पहला शिलालेख में बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं गिने चुने आपको बता रहा हूँ। ठीक, जो एग्जाम में पूछा गया हुआ है, और हो सकता है इसके अलावा आपको किताबों में दूसरा जानकारी भी मिल जाए। ठीक, क्योंकि एक पत्थर में एक लाइन लिख के तो नहीं छोड़ेगा, बहुत सारा लिखेगा। तो प से पहला याद रखना और प से पशु बलि याद रखना। प से पहला और प से, तो पशु बलि की निंदा की गई है किसमें? पहले शिलालेख में। ठीक, अब अशोक का टाइम अगर आप याद करोगे, मैंने बोला बौद्ध धर्म उस टाइम प्रचलन में था ना, और बौद्ध धर्म हिंसा को तो बढ़ावा नहीं देते थे। लेकिन पहले एक टाइम में क्या है, बलि हर धर्म में लगभग प्रचलित है। ठीक है, ऊंचे से नीचे वर्ग में और हर कैटेगरी में, हर धर्म में तो बलि प्रचलित है कि भगवान प्रसन्न होंगे ये बोल के किसी और का निपटा दे रहे आप लोग। अश्व में यज्ञ यज्ञ भी कर रहे हैं, तो घोड़े को बलि दिया जा रहा है। बेचारा जो प्रिय घोड़ा रहता था राजा का, जो उसका साथ दिया मुसीबत में, कई युद्ध लड़े, उसी को राज विस्तार करने के लिए उसी का बलि देकर उसको चढ़ा दे रहे हैं। ऐसा बोला था कि बुद्ध का अवतार भी उसी टाइम इसीलिए हुआ कि उसने खंडन किया ना बाकी ये सब बलि वगैरह का। तो उस टाइम जब बौद्ध धर्म ये शिक्षा दिया अशोक को कि भैया पशु बलि खराब चीज है, युद्ध से पहले जा रहे हो, हम लोग ना मरे करके किसी पहले से किसी को मार के जा रहे हैं। बाहुबली वाला मूवी देखे नहीं, एक जन भैंस को निपटाता है तो दूसरा अपना ही खून उसमें चढ़ा देता है। बस ये पशु बलि काफी ज्यादा उस टाइम प्रचलित थी। ठीक है, अभी भी प्रचलित है। तो उसने, अशोक ने पहले शिलालेख में जो सबसे पहला लिखा हुआ काम, वो क्या है? पशु बलि की निंदा की। ठीक है, पशु बलि की निंदा की है। तो प से पहला, प से पशु बलि। ठीक है, अब बलि दे दिए, उसको मार पीट दिए, तो उसका इलाज होगा। तो सेकंड वाले शिलालेख में ना पशु और मनुष्य की चिकित्सा की बात की गई है। ठीक है, अब क्या लिखा है मेरे को भी नहीं मालूम, पढ़ना पड़ेगा जाके। ठीक, तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष में दौरा किया जाए। अब ये कहाँ दौरा करेगा तो वो बता देता हूँ। पहले तो याद रखना 3-5, प से पहला, प से पशु बलि, दूसरे में उसके लिए चिकित्सा। 3-5 ऐसे बोलते नहीं, ज्यादा 3-5 मत करो। 3-5 करो मतलब मेहनत या एकदम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, चालाकी कर रहे हो। तो 3-5 में याद रखना तीसरे शिलालेख में क्या बोला है कि जो राजकीय अधिकारी हैं, राजकीय अधिकारी मतलब जो अशोक के राज दरबार में जो अधिकारी हैं, उनको हर 5 साल में दौरा करना है। कहाँ दौरा करेंगे? तो कोई एक राजा पूरे भारत को तो नहीं संभाल सकता। इधर जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो हर राज्य में छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे राज्य में सीएम भी तो है। तो वैसे ही ना, जो कोई एक सम्राट है बीच में, आगे चल के छोटे छोटे राज्यों को संभालने के लिए, और छोटे राजा होते थे। ठीक, तो उन लोग क्या करते थे, साल या 5 साल में ना टैक्स वगैरह भिजवा देते थे कि भैया तुम वहाँ का कंडीशन संभालना, वहाँ का प्रशासन तुम देखोगे, लेकिन कभी जरूरत पड़ा तो तुम्हारी सेना हमारे प्रति वफादार रहेगी। ठीक है, हम कभी आए कभी भी छीन सकते, कभी भी रिप्लेस कर सकते, ऐसा सिस्टम चलता था। तो अशोक ने बोला कि हर 5 साल में तुमको दौरा करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ घपला कर रहे हैं, कुछ कर रहा है, या विद्रोह की शुरुआत हो रही है, वो सब समझ नहीं आएगा। इसलिए बोला कि हर 5 साल में आपको क्या करना पड़ेगा? दौरा। ये कौन से शिलालेख में? तीसरा शिलालेख। ठीक, उसका चौथा नहीं पढ़ोगे चल जाएगा,
पांचवे में धम्म महाम मतरों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है और अलग अलग जितने भी अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की जानकारी किसमें, पांचवें शिलालेख में। छठवां शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। छठवें शिलालेख में किसकी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। पांचवें वाले में क्या, नियुक्ति की जानकारी, ठीक। इसको कैसे याद कर लिया, ज्यादातर नियुक्ति 5वें वर्ष में होती नहीं, सरकार का कार्यकाल खत्म होते रहता, तो भैया जो है पेंडिंग अभी का सब निकाल रहे हैं, ठीक है। हैंड पंप, मोटर पंप, सब वैकेंसी निकल जा रहा है, ठीक है। तो 5वें साल नियुक्ति होता है, तो वैसे याद रखना नियुक्ति की जानकारी किसकी, धम्म मात्र मात्रों की, ठीक। छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की जानकारी। सातवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आठवां इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिया। सातवां आठवां में याद रख लेना, छठवें वाले में भी यही है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। नौवें वाले में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वां वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना। 11वां भी नहीं है, 12वां भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 13वां शिलालेख, ठीक है। कुछ याद रहे मत रहे, 13वां वाला कई बार पूछा जा चुका है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर अशोक चढ़ाई कर देता है। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा, ठीक है। क्यों चढ़ाई करता है, क्यों मारता पीटता है, वो कल की क्लास में हो चुका है कवर। तो ये जो कलिंग पर चढ़ाई करता है और उसके बाद वहाँ रक्तपात देख के, खून खराबा देख के उसका जो हृदय परिवर्तन होता है, वो सब को 13वें शिलालेख में उकेरा है। मतलब उसके जानकारी में बताया कि मैंने, कैसे मालूम चलेगा कि वो अशोक गया था, इतने लोग को मारा था, तो 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि अशोक गया, कलिंग पे चढ़ाई किया, आक्रमण किया, वहाँ इतने लोगों को मारा, उसको देखने के बाद उसका दिल दुख गया और वो हिंदू धर्म से किसमें कन्वर्ट हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। और अहिंसा की नीति पर चला आगे चल के। तो ये सब जानकारी किसमें मिलती है, 13वां शिलालेख में। डायरेक्ट याद करना होगा तो जैसे लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब तेरा मेरा कर रही है, तेरा ये मेरा, ये तेरा मेरा ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। क्लियर। अब खुद 13वां शिलालेख में मार पीट दिया है ना, और 14वें शिलालेख में, अगले शिलालेख में जानकारी दे रहे कि भैया आप अहिंसा की नीति अपनाना, आप धार्मिक जीवन व्यतीत करना। तो ये सब किसमें है, 14वें शिलालेख में। जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया, ठीक। क्लियर, चलो ठीक। और ये अशोक के 7 स्तंभ लेख भी मिलते हैं, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। मतलब लिखने का तरीका समझ लो, जैसे हिंदी आप जो लिख रहे हो ना, तो जिस शैली में लिख रहे हो वो देवनागरी लिपि है ना, तो अलग अलग लिपि होता है लिखने का शैली, ठीक। तो ये 7 अलग अलग स्तंभ लेख है, इसको आप पढ़ लेना, रीड मार लेना एक बार। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, इसको आप रीड करना, ठीक है। हर चीज़ मैं याद नहीं कराऊंगा, मैं रीड करके बता दिया, उसको आप रीड करोगे कि मतलब। ये प्रांत को चक्र बोला जाता था, और प्रांत के प्रशासक लाइन से अगर देखा जाए, कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक। जैसे पीएम, सीएम, गवर्नर और कलेक्टर ऐसे बटे होते हैं ना, वैसे ही कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक। प्रांत फिर किसमें बटा हुआ था, विषय में, जिसके हेड को क्या बोला जाता था, विषयपति। और सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। ग्राम के अधिकारी जो क्या नाम था, ग्रामिक। ग्राम का अधिकारी कौन था, ग्रामिक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता जो करता था उसको क्या बोलते थे, नायक या फिर सेना नायक। जैसे सेनापति बोल देते नहीं, वैसे नायक, ये सब नाम है। सरकारी भूमि से सरकारी भूमि से सीता भूमि। जैसे गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी भूमि है, उसको सरकारी ना बोल के क्या बोला जाता था, सीता भूमि, ठीक है। और बिना वर्षा अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या बोला जाता था, अदेव मात्रा। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या नाम से है ना, रूपा जीवा। मतलब जो रूप के कारण जीवन यापन चल रहा है जिसका, रूपा जीवा, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। मैंने बताया था इसका जो कमांडर था, कमांडर मतलब जो सेनापति था, उसको ये डर हो गया कि भैया अगर ये मौर्य वंश चलते रहा ना और इन लोग बौद्ध धर्म अहिंसा की नीति अपनाते चले गए, तो जितना बचा कुछ राज्य है ना छीन जाएगा, क्योंकि शत्रु आक्रमण करेगा, आप वहाँ सरेंडर करोगे नहीं, कहीं चलेगा ना बात, ठीक है। तो बोला कि भैया हथियार तो उठाना पड़ेगा ही, लड़ाई करना पड़ेगा ही, उसके बिना धर्म की स्थापना, राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये क्या कर देता है, बृहद्रथ को मार देता है, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग अपने नाम से शुंग वंश की नींव रखता है, ठीक। इतना क्लियर। और यहाँ से जो साम्राज्य चालू होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण साम्राज्य। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। ये आपका मौर्य साम्राज्य और मगध का उत्कर्ष खत्म हुआ। मगध वाले में और ये सब पॉइंट है, वो कल देख लेंगे। एक और शासक आगे चल के मिलेगा आपको, पुष्य भूतिवर्धन। ये पुष्यमित्र शुंग अलग और पुष्य भूतिवर्धन अलग है, ठीक है। क्योंकि परसों नरसों क्लास में चलेगा तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए पहले से बता दिया। कल इसको ईमानदारी से याद करके आना, कल पहला काम मेरा रहेगा कि पूछूंगा, ठीक है। और अगर नहीं बता पाए तो प्रेम पूर्वक बिना डांटे डपटे आप यहाँ से निकल जाना, ठीक है। लेकिन कल आओगे तो
पढ़ के आना, ठीक है रिद्धि मैडम? आपसे जब भी पूछता हूँ आप जवाब नहीं देते हो, ठीक है? इधर आप भी पढ़ के आना, पीछे कल आओगे तो पढ़ के आना, मैं यूट्यूब में लेक्चर डाल दूंगा, उसको देख के आना, ठीक है? चलो ऑफ कर दो। ब्राह्मण साम्राज्य, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुरानी कहानी तो बता चुका हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बताना जरूरी है, लेकिन इसके पीछे कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे को मालूम है लेकिन नहीं बता रहा हूँ, एकदम लंबा चौड़ा हो जाता है, मौर्य साम्राज्य वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है? तो इसको बस मैं याद करा दे रहा हूँ आप लोग को, जो राजा महाराजा का जो क्रम है वो सब मैं याद करा रहा हूँ, ठीक? उसको आप याद रखे रहना, क्लियर? वापस से शुरुआत से रिवाइज करा रहा हूँ, रिवीजन जरूरी होता है। एक और चीज़, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो मेरा 7 साल का अनुभव है ना, 7 साल से मैं पढ़ रहा हूँ 2017 से, कि हमको लगता है कि कोई चीज़ याद हो गया, याद है, आता है, पढ़ रहा है, तो उसको हम लोग ना रिवीजन ही नहीं करते, मतलब लंबे चौड़े समय में निकालते, 6 महीना 7 महीना 8 महीना या 1 साल, या जब एग्जाम आ रहा है तभी किताब खोल रहे हैं या खोल ही नहीं रहे। तो ऐसा मत किया कीजिए, जो आज याद है ना उसको कल फिर रिवीजन करना, परसों फिर रिवीजन करना, फिर रिवीजन करना, फिर रिवीजन करना। उसका फायदा क्या होता है, एग्जाम टाइम जब आता है ना, तो एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का खेल है। आप देखे होगे कि एक दिन में पूरा सब्जेक्ट याद नहीं हो पाता। अरे कितना सब्जेक्ट है, 13-14 सब्जेक्ट है, और सब सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी किताब, अगर ऐसे देखोगे तो हिस्ट्री अपने आप में इतना मोटा है, तो इधर सब सहेज के नोट्स बताया जा रहा है, सब 3-4 अलग अलग बुक से चुरा चुरा के पॉइंट्स, इधर योगेन 100 क्लासेस का नोट्स तैयार हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे वास्तविकता देखोगे तो कितना मोटा मोटा सिलेबस है एक एक सब्जेक्ट का। तो लास्ट टाइम में आपके पास पूरा कंप्लीट रिवीजन करने का समय ही नहीं होता, और अगर मैं पढ़ाऊँ और रिवाइज नहीं किया हूँ ना, तो कोई मतलब नहीं मेरे पढ़ने का। उससे अच्छा क्या होगा, जो नया बच्चा पढ़ के आएगा ना, वो क्रैक कर लेगा, वो स्कोर कर लेगा, ठीक? तो रिवीजन करते रहा करिए, और मैथ्स को भी आप बनाते चलना। आज मैं मैथ्स बना दिया, आज मैं जीएस आपको पढ़ा दिया, तो आपके और मेरे में याद रहने में कोई अंतर नहीं है, आपसे भी मैथ्स बन गया, मेरे से भी मैथ्स बन गया, आप नए बच्चे आए थे मैं बता दिया, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, स्पीड में होगा। आप मैथ्स बनाओ और मैं मैथ्स बनाओ, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। वो भी अंतर कब तय होगा, जब आप 3-4 बार 5 बार आप भी बना लोगे ना, तो अंतर तय हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं रहता कि आप आराम से इत्मीनान से तकिया वकिया लगा के बैठे और आजू बाजू वाले को देख भी लें, सामने भी देख लें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी देख लें, सब एक साथ नहीं देख पाओ। उसके लिए जरूरी है कि जैसे 30 क्वेश्चन मैथ्स में है, तो कम से कम 20 क्वेश्चन इतने स्पीड में बने कि वो 10 क्वेश्चन के लिए जो आपसे नहीं बन रहे हैं, सोचने का पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त समय मिले, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पुराना रिवीजन करते चले आना, ठीक? क्लियर? चलो, अब आप करके आए नहीं होगे, आए हो, ठीक है, आए हो इसीलिए बैठे हो, नहीं आते तभी आप भी नीचे जाते। फिर भी मेरा दायित्व है, रिवीजन करा रहा हूँ, है ना? शुरुआत से रिवीजन करा रहा हूँ, बस 5 मिनट में रिकैप। मैंने बताया था एक मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद, ठीक? मगध महाजनपद, इसमें जो सबसे पहला नाम मिलता है इतिहास में, लिखित वाला, सुना सुने वाला नहीं, उसका नाम मिलता है बृहदत्त। लेकिन कौन से वंश का था, कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई मालूम नहीं, बस बृहदत्त वाला याद रखना, ठीक? एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया, बृहदत्त नाम याद रखना है। लेकिन वंश प्रॉपर जो डायनेस्टी चलती है, वो डायनेस्टी कहाँ से, हरियक, हरियक वंश, ठीक है? हरियक वंश चलता है। हरियक वंश में शासक कौन कौन हुए, बाजू में नाग करके याद किए थे, इसको याद रखना, बाजू में नाग, बिंबिसार, आजू, अजातशत्रु और नागदस, उ से उदीन, न से नागदस। उस नाग को कौन कौन मार देता है, शिशुनाग। तो शिशुनाग वाला चालू होता है कौन सा वंश, नाम से ही अपने रहता है, शिशुनाग। शिशुनाग वंश कौन चालू करता है, शिशुनाग, अपने नाम पे रख लेता है ये शिशुनाग। अब नाग कैसा होता है बोला, काला, तो काला से क्या याद रखना, काला, काला शोक, ठीक है? अब ये नाग काला, काला नाग किसके गले में बैठ रहता है, नंदी, है ना? तो शंकर मत है ना, नंदी से नंदी वर्धन, नंदी वर्मन जो भी है, ठीक? क्लियर? हरियक वंश, शिशुनाग वंश, हसीना से याद किए थे, फिर ना से नंद वंश। नंद वंश में नाम से नंद से नंदी ही याद रख लेना। एक धन महापद्मानंद है और एक महापद्मानंद और एक धनानंद, ठीक? क्लियर? इसको निपटा के कौन आता है, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में कुछ फेमस शासक रखना, CBAD, और वो लास्ट वाला बृहदत्त वाला, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और ये दशरथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। लास्ट का जो था बृहदत्त, ये बृहदत्त को मार देता है कौन, इसी का कमांडर रहता है, नाम रहता है उसका, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। वहीं से वंश चालू करता है, शुंग वंश, शुंग वंश चालू होता है, ठीक है? अब वहां से कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक? इतने शासक थे,
बस इतना ही रिवीजन कराना था। शासक लाइन से क्रमानुसार याद रहता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो शुंग वंश था, इसका जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ये क्या था? ब्राह्मण था, मतलब हिंदू था, ब्राह्मण था। यहाँ से जो साम्राज्य चलता है ना, उसको क्या बोला जाता है? ब्राह्मण साम्राज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य। अब देखो, ब्राह्मण साम्राज्य में पहला कौन? शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति रहता है और कौन से कैटेगरी रहता है? ब्राह्मण का रहता है, तो वहीं से ब्राह्मण साम्राज्य रहता है। अभी पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया, यहाँ से कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, 10-15 मिनट की बस क्लास रहेगी। ठीक, ब्राह्मण साम्राज्य बस खत्म कर देता। पुष्यमित्र शुंग, अब प से पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा, और प से याद रखना पतंजलि। तो पतंजलि प्रोडक्ट जो देखते हो नहीं, बाबा रामदेव वाला, तो पतंजलि बहुत पुराना बाबा जमाने वाला है। ठीक है, 2000 साल पहले के समय के। तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग। पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादातर ये पॉइंट वही रहते हैं जो पूछा गया है। तो प के दरबार में कौन रहता था? प मतलब पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार में कौन रहता था? पतंजलि। अब इसने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, ऐसे कभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं, बट याद रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अश्वमेध यज्ञ क्या है? जैसे ये कोई क्षेत्र है, ये वाला, ठीक, अब अचानक से मेरे को राज्य का विस्तार करना है। कोई मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया, मैं आक्रमण करने जा रहा हूं, मेरे को अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। तो मैं क्या भेजता हूँ? एक प्रस्ताव भेजता हूँ। ठीक है, वो प्रस्ताव किसके रूप में? एक घोड़े के रूप में। एक घोड़े को, अपना राजा का जो प्रिय घोड़ा रहता है, उसको भेजा जाता है कुछ सेना के साथ। ठीक है, वो घोड़ा जाएगा जिस भी दिशा में, वो दिशा में अगर कोई व्यक्ति को, कोई राजा को प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो विरोध करेगा, उससे लड़ाई करेगा, तो फिर वो राजा के बीच में क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं, घोड़ा भेज दिया, अपना प्रिय घोड़ा भेज दिया सेना के साथ, मतलब समझ गए कि भैया ये युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, तो या तो संधि स्वीकार कर लो, अपना क्षेत्र दे दो, समर्पण कर दो, या फिर युद्ध कर लो। ठीक, तो जो सरेंडर कर दिया अच्छी बात है, घोड़ा आगे बढ़ जाता है, उस क्षेत्र से आगे बढ़ने दे दिया जाता है, और नहीं तो विरोध करते हैं। ठीक है, तो बुला लो तुम अपने राजा को, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब सिस्टम चले आता है। तो जो घोड़ा जहां जहां से घूम के फिर वापस आता है ना, तो उस घोड़े की बलि दी जाती है, और हवन कुंड में जैसे स्वाहा स्वाहा डालते नहीं, स्वाहा, ठीक, किसका? घोड़े का। तो ये एक प्रकार से राज्य विस्तार करने वाला यज्ञ रहता है। ठीक, 2 उसमें यज्ञ के प्रकार पूछते हैं आगे चल के, एक आध क्वेश्चन में मिलेगा आपको, वैदिक काल में क्वेश्चन मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए समझ गया? राज्य विस्तार के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग के लिए इसने क्या? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसने भरूत स्तूप का निर्माण कराया। ये भरूत स्तूप क्या है मेरे को नहीं मालूम, बस याद रखना, भरूत स्तूप का निर्माण कराया। इसने मैं कैसे याद किया? पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यवन के शासक, किसको? मिनांडर को, है नाम नहीं लिखा है, एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है मिनांडर। ये हिंद यवन कौन है? इंडो ग्रीक बोलते हैं। जैसे ग्रीक से आए थे ना, मकदूनिया का शासक सिकंदर क्या था, वो ग्रीक वाले क्षेत्र थे। ठीक है, वहां से आए, फिर वो जो क्रॉस ब्रीड नया वंश पनपा, वो क्या हो गया? इंडो ग्रीक। ठीक, इधर इन लोगों का राज्य ज्यादातर कौन से क्षेत्र में रहता था? जो अफगानिस्तान वाला एरिया ना, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान वाला, उस तरफ क्षेत्र में इंडो ग्रीक बोल देते, या ग्रीक बैक्टीरियन राज्य आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां का एक शासक था, क्या था नाम उसका? मिनांडर। वो अपना नाम मिनांडर रखा था, लेकिन प्यार से भारतीय लोग उसको क्या बोलते थे? मिलिंद। क्या बोलते थे? मिलिंद। मतलब बोल नहीं पाते थे मिनांडर, तो क्या हो गया? मिलिंद हो गया। ठीक है, मिलिंद। इसी के नाम पे एक किताब है, मिलिंद पन्हो। क्या? मिलिंद पन्हो। पन्हो मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। तो इस पुष्यमित्र शुंग ने भर दिया, किसको भर दिया? मिनांडर को। ठीक है, किसको? मिनांडर को भर दिया। से आगना भरूत स्तूप का निर्माण कराया पुष्यमित्र शुंग ने। और किसको भरा? मिनांडर को। भर दिया मतलब मार दिया उसको। ठीक है, तो मिनांडर को हराता है, जान से नहीं मारता, हराता है। ठीक है, ये मिनांडर भी जो है ना, अशोक जैसे इसकी कहानी मिलती जुलती है। ये भी इतना लड़ाई झगड़ा करता है अपने क्षेत्र में, हारता है वो अलग बात है, हारने के बाद इसको चेत चढ़ता है। जैसे अशोक को जीतने के बाद चेत चढ़ता है, इसको हारने के बाद चेत चढ़ता है। ठीक है, बोलता है मेरे वजह से, मैं अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इतने लोगों के जान दाव पे लगा दिया, इसको भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका भी दिल टूट जाता है। ठीक, तो जुड़ने के लिए किसके पास जाता है? नागार्जुन के पास। किसके पास जाता है? नागार्जुन। ये साउथ इंडिया वाला हीरो नहीं है, ये उस टाइम का क्या था? बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु। ठीक है, बौद्ध भिक्षु। तो इसके पास जाता है, अपना परेशानी बताता है, और इसके मन में जितने भी प्रश्न रहते हैं, जितने भी सवाल रहते हैं, ये उसके सामने पूछता है। तो वो क्वेश्चन करता है और नागार्जुन आंसर देता है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। यही जो संवाद हुआ, वो संवाद किस किताब के रूप में मौजूद है? मिलिंद पन्हो, मतलब मिलिंद के प्रश्न। जब इसके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं ना, तो
ये उसके सामने सरेंडर कर देते, तो मतलब ठीक है मैं आपको गुरु मान लेता हूँ और मैं भी बौद्ध धर्म अपना लेता हूँ। तो कौन से राजा ने, कौन से इंडो ग्रीक या हिंदीवन राजा ने, हिंदीवन मतलब इंडो ग्रीक, ठीक है, हिंदीवन राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो किसने अपनाया? मिनांडर ने। ठीक है, याद रहेगा। इसका अंतिम शासक कौन रहता है? देवभूति। किसका? शुंग वंश का। ठीक, क्लियर, देवभूति। उसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व के बाद आंध्र सातवाहन आता है, ठीक है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन, अगर कंफ्यूजन हो क्योंकि क्रमानुसार जमाने देता है, तो पहले काणा आया फिर अंधा आया, काणा से कण्व, अंधा से आंध्र सातवाहन। सातवाहन बोले या आंध्र वाले एक ही मतलब है, ठीक है। तो जो कण्व वंश, अब ये कण्व वंश जैसे मैंने बताया था उस दिन भी, कल के क्लास में बताया, याद रखने का तरीका, वासुदेव कृष्ण, वो महाभारत वाला टीवी सीरियल देखता है उसमें शकुनी वैसे उसको संबोधित करते हैं हमेशा, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण से वासुदेव कण्व कर लेना, ठीक है। तो कण्व से कण्व वंश याद रहेगा और वासुदेव से वासुदेव याद रह जाएगा। वासुदेव बहुत सारे वंश में शासक मिलेंगे, नाम कॉमन था, भगवान वाले नाम था, सब रख लेते थे, ठीक है। और एक इसका अंतिम शासक था, तो क से कण्व, क से कुकर्म, कुकर्म से रखना सुशर्मा याद रख लेना, ठीक है। तो सुशर्मा, ठीक है, जैसे सुंदरलाल शर्मा है नहीं, वैसे ये सुशर्मा है, शॉर्ट में सुंदरलाल को हटा दिया, सु कर लिया, ठीक है। तो सुशर्मा, तो वासुदेव इसका संस्थापक रहता है और अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। उसके बाद आते हैं सातवाहन वंश। तो ये स को स मार देता है, स को स मार दिया मतलब इस सुकर्मा शिमुक मार दिया, ठीक है। इस सुशर्मा को किसने मार दिया? शिमुक ने मार दिया। तो शिमुक जब मारता है फिर एक और वंश का चालू करता है, कौन सा वंश का? सातवाहन, या इसी को बोला जाता है आंध्र सातवाहन वंश, ठीक। इसमें बहुत सारे शासक हुए, जैसे सतकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हो गए, ठीक है। ये सब बहुत सारे इसमें शासक मिलेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उसको याद रख लेना। जैसे ये वाला समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब माता का सत्ता था, ठीक है, मात्र सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक मतलब क्या? जहां पे हेड कौन हो जाता है? पितृ हो जाता है, ठीक है, मतलब पिता हो गया, डिसीजन, मेजर डिसीजन। ये जो राजा हुए, इन लोग अपना नाम माता के नाम पे रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा के नाम पे रखा ना, उसके पिताजी तो बचपन में ही खत्म हो गए थे, उसकी माता ने पाल पोस के बड़ा किया, तो मूरा से मौर्य कर लिया सर ने, ठीक। यहाँ पे इन लोग देखो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो ये जो वशिष्ठी गौतमी है ना, वो उनकी माता का नाम है। तो बस वहीं से ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब माताओं को प्राथमिकता दिया था, माताएं हेड होती थी। इतना क्लियर, ठीक है। तो बस उसी बात से अंदाजा लगाया गया है इन समाज में कौन सा मात्र सत्तात्मक था, पूछा है तो आंध्र सातवाहन। इतना क्लियर, ठीक है। इस इन लोगों के काल में, किनके काल में? आंध्र सातवाहन वाले में। फिर राजा छोड़ देना, उसने किसने क्या किया, और जो पॉइंट लगे उतना फालतू है, जैसे किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ये सब पॉइंट दिए हुए थे, उसको स्किप कर दिया। साहित्यकार थे, एक हाल था, एक गुणाड़ा था। इसने कौन कौन सी किताब लिखी? साहित्यकार मतलब जो लिटरेचर लिख रहे हैं, ठीक है। एक हाल व्यक्ति का नाम था और एक गुणाड़ा हो जाता है, गुणाड़ा का नाम है। हाल ने लिखा गाथा सप्तशतक और गुणाड़ा ने लिखा बृहत कथा। अभी एक दो किताब मैं बताते चल रहा हूँ ना, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा और ये इसने लिखा, तो आपको याद रहेगा। लेकिन इतिहास खत्म होते होते, कभी आप बुक वाला लिस्ट देखोगे, बुक और उसके जो राइटर्स हैं, ये लिटरेचर जो लिख रहे हैं ना, राइटर्स जो हैं, वो करीब करीब 1000 ठोक आपको याद रखने पड़ जाएंगे, 500 से 1000, ठीक। तो कुछ ना कुछ रिलेट करके याद रखोगे ना, तो 4 ऑप्शन दिखता है तो याद हो जाता है। अब इसको मैं कैसे याद किया हूँ? जैसे कोई गाथा कथा चलता है, कोई कथा चल रहा है, महाभारत कथा चल रहा है या गाथा चल रहा है, तो बहुत लोग आते हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी यहाँ बालोद पधारे, 10-15 लाख का जनसंख्या आ जाता है, तो उसको छोटे से रूम में तो कुरिया में बैठाएगा नहीं, खोली ओली में बैठाएगा नहीं, कहाँ बैठाएंगे? एकदम हॉल में, बड़ा हॉल में, ठीक है। तो गाथा जब चलेगा तो कहाँ? हॉल में। बृहत कथा, बृहत से मतलब, बृहत मतलब बहुत बड़ा होता है नहीं, ठीक है। तो जब एकदम बृहत कथा चलता है तो गुणाड़े हो जाता है। गुणाड़े का एक अलग शाब्दिक अर्थ है, लड़कों से पूछ लेना किसी से जो समझ आ रहा होगा तो, ठीक। यहाँ बता दूंगा तो सिर्फ यही किताब याद रहेगा, बाकी याद नहीं रहेगा। तो जब बृहत कथा चलता है तो एकदम हालत खराब हो जाता है, हालत खराब उन्होंने को गुणाड़ा बोलते हैं बॉयज के लैंग्वेज में, ठीक है। तो बृहत कथा गुणाड़ा, और गाथा चला हॉल में चलेगा। तो ये 2 किताब आपको याद रखना। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना शुरू किया सातवाहन वंश ने। अभी शायद मिडिवल हिस्ट्री नहीं, बहुत समय हो गया, वही पढ़ाया नहीं है। अंग्रेजी माध्यम वाले में पढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ब्राह्मणों को एक शासक मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा था। आप लोगों के लिए ऑनलाइन वाली ग्रुप है, ऑफलाइन के लिए अलग ग्रुप है। देखो, ब्राह्मण लोगों का शुरुआत से अलग वर्चस्व था, ठीक है, अलग वर्चस्व रहता है। तो ब्राह्मण का मुख्य काम क्या था? शिक्षा देना। कोई शिक्षा दे रहा है,
ठीक है, पाठ पूजा कर रहे हैं, ये सब काम था। कोई व्यापार वाला काम तो था नहीं, है ना। तो फिर आय कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगा? तो या तो कोई दान दक्षिणा दे रहा है वैसे आ रहा है, या कोई पढ़ा रहे हैं तो लास्ट में गुरु दक्षिणा दे रहे हैं वैसे आ रहे हैं। ठीक। तो इन लोग जो थे, ऐसे इतिहास में मिलता है, स्क्रिप्ट में मिलता है, किताबों के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसके टाइम में चालू हुआ? तो आंध्र सातवाहन में के समय में चालू हुआ। क्या चालू हुआ? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, ठीक है, ग्रांट देते थे, ग्रांट अनुदान देते थे, किसके रूप में? लैंड के रूप में। तो पहले कैश सिस्टम नहीं था, जमीन दे देते थे कि आप अपना जो काम कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, करो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो काम करो, और ये आपके लिए जमीन है। ये मतलब राजा लोग जमीन दे देते थे, पाठ पूजा कर रहे हो, ठीक है, ये जमीन है, इस जमीन में या तो खेती कर लेना, वहां से पैसा कमा लेना, या दूसरे खेती कर लेना, वहां से इनकम का लेना, अधिया रेगम दे देना, ठीक है, ऐसा सिस्टम। तो ये सिस्टम कहाँ से चालू हुआ? सातवाहन वंश से। ठीक। अब ये सिस्टम धीरे 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 बढ़ते 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 ऐसा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का समय आया, मतलब करीब करीब कितना साल हो गया होगा? 1500 साल समझ लो, 1400-1500 साल राउंड फिगर। ब्राह्मणों के पास ही पूरा जमीन जायदाद हो गया था, बड़ा बड़ा। ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो वो भी अपने आप को सिकंदर सानी बोलता था, ठीक, खुद से सेल्फ डिक्लेयर्ड सिकंदर सानी, मैं भी सिकंदर हूँ, मैं भी विश्व विजय करूंगा। तब उसको लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। जैसे हमारा आपका इनकम है, कहीं हम काम कर रहे हैं तो इनकम मिल रहा है। राज्य का कहाँ से? राज्य क्या काम कर रहा है? संभालने का काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बदले टैक्स ले रहा है, वही उसका इनकम हो गया। तो देखा कि यार टैक्स का, भारत इतनी बड़ी जमीन थी, इतना बड़ा जगह था, उसमें टैक्स इतू सा। तो सब अकाउंटेंट लोग को बुलाया, पूछा कि ये टैक्स इतना कम क्यों आता है, इतना बड़ा बड़ा, इतना लंबा लंबा जमीन है, उसके बावजूद टैक्स। तो बताया कि भैया पहले जमाने में टैक्स फ्री लैंड है, ये तो लैंड दे रहे हैं, भूमि अनुदान दिया, मतलब टैक्स फ्री है, समझ लो, उसमें कोई टैक्स नहीं लगे। तो टैक्स फ्री लैंड दे दिए हैं ब्राह्मणों को। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो भैया जितने ब्राह्मण लोग को वो मिला ना, सबको खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि का कहने का तात्पर्य है गवर्नमेंट लैंड, तो जो प्राइवेट है उसको गवर्नमेंट में तब्दील कर। बोले इन लोग को लैंड क्यों देते हैं भैया? इन लोग भिक्षा मांग मांग के काम चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। बोले भिक्षा मांग मांग के बेटा इतना जमीन जायदाद इकट्ठा कर लिया, और क्या पैसा चाहिए? बोले सब ट्रांसफर करो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम चालू हुआ था ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाला, ये कहाँ से हुआ? इसी समय से, सातवाहन वंश समय से। इनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी ब्राह्मी। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। जैसे आप और मैं कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, वैसे ही इनकी भाषा प्राकृत थी। आप जिस तरीके से लिख रहे हो, जैसे ये सातवाहन वंश लिखा हुआ है, ये जो लिपि लिखा रहा है ये देवनागरी है, ठीक है। वैसे ही ये जो भाषा रहता तो कौन सी लिपि में लिखा था? ब्राह्मी, ठीक। इनकी समाज कैसे थी? मात्र सत्तात्मक, ठीक है, इतना क्लियर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये ब्राह्मण साम्राज्य आपका खत्म हो गया। अब भारत में विदेशों का भी आक्रमण हुआ। जो विदेश की धरती रहती थी ना, तो भैया भारत शुरू से क्या सोने की चिड़िया नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो भारत बहुत दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बोलो, राजनीतिक दृष्टि से बोलो, सब तरीके से एक संपूर्ण देश था। तो सबका मन ललचाता था यहाँ लड़ने भिड़ने के लिए, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण भी हुए, उसको भी आज देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण एक आध दो पढ़ लेते हैं। विदेशी आक्रमणों का क्रम, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो हिंद यूनान, इसको हिंद यूनान को इंग्लिश में हिंद यूनान नहीं बोल के ना इंडो ग्रीक बोला जाता है, इंडो ग्रीक लिख लेना। शक को शक ही लिखोगे। पहलव को पहला ही बोलते हैं या पार्थियंस बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? पार्थियन। अंग्रेजी में पार्थियंस मिलेगा या पहलव। एक पल्लव वंश मिलेगा, वो अलग है, वो साउथ इंडियन का था पल्लव। और एक पहलव मिलेगा, ये पहलव वो अलग है, ठीक। ये पहलव नॉर्थ इंडियन समझ लो, ये पल्लव साउथ इंडियन, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। और एक है कुषाण, तो ये सब इन लोग फॉरनर्स थे, ठीक है, क्या थे? फॉरनर्स हिंद यूनियन। अब आपको मालूम होगा सिकंदर जब आया था अपने साथ एक सेनापति लेके आया था, नाम था उसका क्या? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। वो वापसी जब गया तो अफगानिस्तान वाला एरिया है उधर ना अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये बोला भैया वापस जाऊंगा ना पूरे सेना को इधर ही देना पड़ेगा। उसके जो सैनिक थी सबको मना बुझा लिया। किसकी याद आ रही है? बीवी बच्चे की याद कर लिए, भाई यही सब शादी करो, ठीक है, घर मत जाओ, रुकवा लिया। और वहीं अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, ठीक है। सेल्यूसिड डायनेस्टी का नाम था उसका। और उसका एम्पायर दिखाता हूँ आपको मैप पे। ये देखो,
ये मेरे ख्याल से क्लियर नहीं दिख रहा होगा ऑनलाइन वाले लोग को, लेकिन बस इमेजिन कर लो, ये भारत वाला एरिया और ये इंडो ग्रीक। ये जो फैला फैला दिख रहा है ना, ये बिना फैला वाला, ये फैला वाला। फैला वाला मतलब जब लड़ाई करते हैं, जीत जाते हैं ना, तब ये वाला क्षेत्र है। शुरुआत में इन लोग यहाँ पे सीमित थे। ये पाकिस्तान, ये देखो यहाँ से ऐसे मैं कर दूँ तो ये वाला पाकिस्तान हिस्सा हो गया, नहीं हुआ। ये पाकिस्तान, फिर इधर अफगानिस्तान वाला एरिया दिख रहे नहीं, तो इधर पूरा इंडो ग्रीक लोग रहते थे, ठीक है। और यहीं पे एक और किंगडम था, आगे चल के अभी पढ़ने को मिलेगा, बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन किंगडम, बैक्ट्रिया का साम्राज्य, ठीक है। किसका? बैक्ट्रिया का। क्लियर? तो ये हिंद यूनान लोग यहीं से आ रहे हैं, ठीक। कौन किधर से आ रहा है समझ आया? ठीक, वापस आते हैं। तो ये हिंद यूनानी में, हिंद यूनान आया, आक्रमण हुआ, उसके बाद कौन आया? शक आया, पहलवा आया, कुषाण है, सब उधरी से ही आते जाते रहे। हिंद यूनान में एक सेल्यूकस निकेटर तो हरा दिया, उसका कहानी तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसके बाद हिंद यूनानी में जो शासक हुए वो हुआ एंटियोकस प्रथम, ठीक है। एंटियोकस प्रथम। कभी कभार याद नहीं आता, जैसे बिंदुसार ने किससे क्या मंगाया, दारू वारू मंगाया था नहीं, बोला टेंशन बहुत है यहाँ पे इंडिया में, बहुत विद्रोह हो रहे हैं। बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, 2 विद्रोह, ठीक है। तो बहुत हेडेक था उसको, ठीक है, टेंशन था। उस गम को दूर करने के लिए क्या मंगाया? विदेशी शराब मंगाया, ठीक है। और साथ में चकना मंगाया, क्या? अंजीर। और बोला कि भैया एक दार्शनिक भी भेज देना, इसको नहीं भेजे थे। तो बाबू दाई करके याद किए थी। तो जैसे कुछ सामान मांगते हो तो किससे मांगते हो? आंटी अंकल से मांगते हो। तो बाबू ने ये सब दारू वारू किससे मांगा? आंटी से मांगा, ठीक है। आंटी से आगना एंटियोकस प्रथम। तो बिंदुसार ने किससे मंगाया पूछा जाए तो एंटियोकस प्रथम से, ठीक है। एंटियोकस प्रथम से, ठीक। फिर एंटियोकस प्रथम आता है, फिर एंटियोकस द्वितीय भी आता है। ये किससे मंगाया? प्रथम से। एंटियोकस द्वितीय हुआ है। एंटियोकस द्वितीय में ही बैक्ट्रिया का विद्रोह हुआ। सर ये बैक्ट्रिया क्या हो गया? बैक्ट्रिया एक जगह का नाम है, ठीक है। बैक्ट्रिया, बैक्ट्रियन किंगडम में भी बताया ना, इंडो ग्रीक वाला जहाँ जो मैप था वहीं पे बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया एक जगह का नाम है। तो वहाँ जो स्थानीय शासक लोग थे ना, वो विद्रोह कर दिए। तो विद्रोह इस ऐसा नहीं कि इसी के टाइम में हुआ, इससे पहले भी विद्रोह हुआ, हो रहा था, ठीक है। इससे पहले भी विद्रोह हो रहा था। इसके टाइम में वो विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ गया। किसके नेतृत्व में हुआ? किसके लीडरशिप में हुआ? डियोडोट्स, डियोडोट्स के टाइम, ठीक। तो कैसे याद रखोगे? डिओड्रेंट मालूम है? डिओ जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिओड्रेंट, ऑर्डर मतलब जो आपके बॉडी ऑर्डर रहता है उसको दूर करने के लिए क्या लगाते हो? डिओ लगते हो, लगाते हो, ताकि सामने वाला बेहोश ना हो, ठीक है। तो डिओ लगाने से क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाता है। पसीना नहीं आता ऐसा नहीं होता। बदबू क्यों आता है? पसीने में वो जो बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, ठीक है, उस वजह से क्या होता है? बदबू आता है। इसलिए आप लोग खखोरी में क्या छिड़कते हो? डिओ, ठीक है। तो डिओ लगाते हो ताकि क्या मर जाए? बैक्टीरिया। और कौन लगाती है? आंटी, ठीक है। दोनों साइड लगाएगी ऐसे। तो एंटियोकस द्वितीय। तो एंटियोकस द्वितीय में, क्योंकि ये साला पूरा पढ़ लोगे, प्रथम द्वितीय में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो मेरे तकलीफ होता है, इसलिए कुछ ना कुछ रिलेट कर लो, वो बेहतर है। तो आंटी डिओ लगा रही, किधर? दोनों साइड। दोनों साइड यहाँ ना एंटियोकस द्वितीय। उसके टाइम में डिओ लगा रही है, मतलब डिओडोट्स। ये कौन है? राजा का नाम है, मतलब जो स्थानीय लोकल राजा था उसका नाम है। उसने बैक्ट्रिया में विद्रोह किया, ठीक है। फिर वहीं से इन लोग ना धीरे धीरे स्वतंत्र करा लेते हैं, इसका क्षेत्र खत्म हो जाता है। उसके बाद बैक्ट्रिया एक अलग साम्राज्य बन जाता है। तो बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस प्रथम, बैक्टीरिया का शासक। ये बैक्टीरिया अलग हो गया। अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियस में बहुत सारे शासक हुए, जैसे ये डियोडोट्स हुआ। उसके आगे आने वाले वंशज में एक और शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियस। तो इसने जरूरत की किस लिए? भारत पे आक्रमण करने। भैया अभी अभी ये सब पुराने लोगों को हरा के आए थे, मिनांडर हो गया, और ऊपर जो सेल्यूकस निकेटर हो गया। तो उस टाइम जो भारत देश था काफी मजबूत हो गया था, एकजुट भी हो गया था ना, 16 महाजनपद एक बार मिल गया था। लेकिन डेमेट्रियस को चाहिए था पैसा, इसको चाहिए था अपना राज्य विस्तार। तो इसने क्या किया? भारत पे आक्रमण कर दिया। अब पहला शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, या हिंदू यूनान या विदेशी में, तो उसका नाम क्या लिखना? अगर इस कैटेगरी में पूछे हिंदू यूनान में तो क्या लोगे? डेमेट्रियस। उसमें दम था इसलिए आक्रमण किया। तो दम था से याद रखना, क्या याद रखोगे? डेमेट्रियस। उसमें दम था इसलिए, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अलग अलग नाम है ना हमारा, राजू, सोहन, मोहन, ऐसे टाइप का नाम नहीं है, इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है याद करने में। लेकिन उसको मैंने बोला एक तरीका है, हर चीज याद हो जाता है, बस तरीका मालूम होना चाहिए। बाबू ने सामान मंगाया किससे? आंटी से। बाबू मतलब बिंदुसार, आंटी मतलब एंटियोकस प्रथम। क्या मंगाया वो तो याद है, ठीक है। फिर वो जो डियोडोट्स था जिसने बैक्टीरिया का विद्रोह किया, वो कौन से राजा के टाइम में किया पूछने से? तो एंटियोकस द्वितीय में। तो आंटी से आगना, डियो कौन लगाई? आंटी लगाई। एक तरफ लगाई, दोनों तरफ लगाई, दोनों तरफ लगाई, तो दोनों से एंटियोकस द्वितीय। इसके टाइम में बैक्टीरिया का विद्रोह हुआ। बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया याद रख सकते हो। डियो लगाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया याद रखें, ठीक है। फिर भारत पे कौन आक्रमण किया? जिसमें दम था, ठीक है भैया। मजबूत राज्य पे आक्रमण करने के लिए दम चाहिए, ठीक है। तो दम से आगना डेमेट्रियस। डेमेट्रियस प्रथम ने बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया शासक था, ये पहला शासक था जिसने क्या किया?
भारत पे आक्रमण, और जीत भी गया। जीत गया ना, तो जो पाकिस्तान वाले में एरिया पठानकोट मिठानकोट ये सब सुने हो क्या? पठानकोट में बम हमला हुआ था कभी, ठीक है। तो पठानकोट मिठानकोट ये सब जगह का नाम है उधर। ये पठानकोट मिठानकोट जितने भी है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले में ऐसी नाम रहते हैं। तो उधरी एक क्षेत्र था, शाकल को उसने राजधानी बताया, जो अभी सियालकोट नाम से जाना था, शाकल या सियालकोट नाम से जाना जाता है, इसको उसने क्या बनाया राजधानी। किसने? डेमेट्रियस प्रथम ने। कहाँ पे? जब भारत पे आक्रमण किया। बोले सर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला कैसे भारत हो गया? मैंने बोला भारत मतलब उस टाइम हिंद कुश के इधर जो भी क्षेत्र है सब भारत है, ठीक है। पाकिस्तान तो 1947 तरफ बना, ठीक। फिर एक और शासक आया बाद में, मिनांडर। अभी पुष्यमित्र शुंग वाला जब ब्राह्मण साम्राज्य पढ़े नहीं, मौर्य खत्म हुआ फिर पुष्यमित्र शुंग आया। तो ये पुष्यमित्र शुंग क्या है, अशोक वाले टाइम में क्या होता था, जो अशोक वाला समय था, मैंने बताया इन लोगों बौद्ध धर्म अपना लिए, तो एक कमजोरी आ गई थी। मैंने भैया राज्य बचा के रखना है ना, तो हथियार आपको उठाने पड़ेंगे, ठीक। सिर्फ बात से ही लोग मान जाते तो फिर क्या बात थी। दुर्योधन तो भगवान का बात नहीं माना, उसको भी फिर शस्त्र उठवाना पड़ा ना, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के समय तक ये सब आक्रमण बढ़ते जा रहा था, तो ये खकवा गया, ठीक है। खकवा गया तो सबसे पहले क्या काम किया, किसको मारा? अपने ही राजा बृहदत्त को मार दिया। उसके बाद बोला कमान मैं संभालता हूँ, देखता हूँ कैसे कौन आता है, ठीक है। तो उस टाइम मिनांडर था, ये भी बहुत उचक रहा था, तो सबसे पहले इसी खराता है, लेकिन छोड़ देता है, जान से नहीं मारता, ठीक। तो ये मिनांडर को कौन हराता है? पुष्यमित्र शुंग, पहले भी पढ़ चुके हैं ना मिनांडर। मिनांडर ये भी जब हारता है ना तो इसका मन उदास हो जाता है, ठीक है। टेंशन टेंशन में रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। फिर इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए किसके पास जाता है? बाबा के पास जाता है, नागार्जुन के पास, ठीक है। नागार्जुन क्या रहता है? बौद्ध भिक्षु रहता है, ठीक। कौन रहता है? बौद्ध भिक्षु। नागार्जुन या नाग से ऐसी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, समझ लो। इससे बहुत सारे अपने दिल के सवाल करता है, उसका जवाब मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाता है, अपना धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक। क्लियर? तो फिर इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे? नागसेन और नागार्जुन से, मतलब एक ही व्यक्ति है नागसेन या नागार्जुन। अब ये जो क्वेश्चन आंसर किया रहता है ना, वो किताब के रूप में मौजूद है, वो संवाद, वो कन्वर्सेशन, मिलिंद पन्हों के नाम से। मिलिंद पन्हों का तात्पर्य है मिलिंद के प्रश्न। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन? हिंद यूनान, ठीक है। इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, सब सोने के सिक्के जारी करते थे, लेकिन आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ना हिंद यूनान लिया हुआ है, ठीक। क्लियर? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन है? हिंद यूनान। हिंद यूनान ऐसे नाम ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे साम्राज्य वाले चलाते थे। कभी जैसे मौर्य साम्राज्य में पण नाम से जाना जाता, सोने के सिक्के को पण बोलते थे, ठीक। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या लिया हुआ है? हिंद यूनान लिया हुआ है, उसी को आप लेके चलना, ठीक है। इसके समय में एक आर्ट प्रस्तुत हुआ, जैसे घर बनाने का, मंदिर बनाने का, सब अलग अलग कला होता नहीं। दक्षिण में जाओगे तो अलग टाइप के मंदिर देखोगे, समझ आ जाएगा कि भैया साउथ इंडियन वाला मंदिर है। नॉर्थ वाला अलग देखोगे, सेंट्रल पार्ट में मिक्स अलग देखोगे, ज़्यादातर तो अलग अलग शैली होता है बनाने का घर, ठीक। तो ऐसी एक कला फेमस हुआ इनके समय में, हिंद यूनान के समय में। उसका नाम था हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार कला, ठीक है। कौन सा? हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार कला। तो हेलेना नाम याद है आपका? तो उन्हीं का मिश्रण था, चंद्रगुप्त मौर्य और ये दोनों का मिश्रण हो गया, नहीं तो ये भी क्रॉस ब्रीड वाला फॉर्म कौन सा आर्ट कहलाता था? हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार कला, ठीक है। क्लियर? हिंद यूनान के बाद कौन आए? शक आए। शक आए। ये शक कहाँ रहते थे? पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे। कहाँ रहते थे? सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया से इन लोग रहते। इन लोग चारागाह की खोज में बाहर थे। इन लोग एकदम बर्बर जाति रहते थे, मतलब पहले के ज़माने में जैसे आप युद्ध वगैरह ऐसे सीन देखे होंगे, तो आर्मर पहने हैं, तलवार पकड़े, ऐसे लड़ाई लड़ते थे। इन लोग एकदम बर्बर जाति रहते थे, ठीक है। लोअर टी शर्ट में लड़ने निकल गए। इन लोग क्या खाने पीने के तलाश में ही निकले थे, एकदम बर्बर जाती थी, बहुत खतरनाक जाती थी। तो इनसे सामने हुआ हिंदू राष्ट्र का, ठीक। तो शक मध्य एशिया के निवासी तो चारागाह की खोज में भारत आए थे। उन लोगों को जमीन चाहिए था रहने के लिए, रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, और वो भारत पे आक्रमण किए। तो जो इधर पहला शक राजा था, किसको हराया, क्या हराया, वो नाम नहीं मिलता। पहले जो शासक था उसका नाम था मोह। क्या नाम था? मोह। तो ये मेरे को कैसे याद हो गया? गाना सुन रहा था और उसी टाइम ये पढ़ भी रहा था। वो गाना कुछ इस प्रकार था, तुझे जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, ठीक है। तो ऐसी मुझे शक है करके लेना, ठीक है। तो शक है से शक और मुझे से मोह, ठीक है। मैं तुझे जी भर के देख रहा हूँ और तू किसी और को देख रही, तो हक के जगह शक होगा। तो शक से शक याद रखना और मुझे से रखना क्या? मोह, ठीक। क्लियर? अब दो ठोकना संवत चलता है, विक्रम संवत और शक संवत। ये विक्रम संवत और शक संवत क्या है? ये दिन, साल, महीने, ये कैसे गिनोगे आप? कोई एक बेस बनाओगे, उसके बाद गिनोगे। जैसे यहाँ नॉर्मल ईसाई चल रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4 वहाँ से चल रहा है। तो उसी टाइप का ना अलग अलग लोग अलग अलग
ऐसे ही संवत चालू कर देते, संवत मतलब डेट समझ लो एक प्रकार से। उसको ये ईसा से कंपेयर करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही चले आ रहा है, हर जगह यूनिवर्सल यही चल रहा है, उससे कंपेयर करके चलते हैं। तो दो संवत है, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। बाबूलाल कैलेंडर में कौन सा संवत दिया रहता है, विक्रम की शक? तो लिखे रहता ना, आपका 2023 अभी अलग चलेगा, 2023-24 अलग चलेगा, और बाबूलाल कैलेंडर में ऊपर में देखना विक्रम संवत अलग ईयर मिलेगा आपको देख के। ठीक मिलता है कि नहीं मिलता है ना? तो ये विक्रम संवत और शक संवत, तो शक वाला शक संवत चालू हुआ, ये कब चालू हुआ उसको याद रख लेना। तो एक 58 है और एक 78 है, एक 58 एक 78 है, ऐसे याद रखना 58 78। ये जो 58 है वो बीसी है और ये एडी है, ये बीसी है और एडी है, मतलब ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। 78 58 और 78, इसमें कंफ्यूजन होता था, तो इसको मैंने ऐसे ही जमा लिया मैथमेटिक्स में, 58 पहले आएगा फिर 78 आएगा, पहले वाला पहले ही है ईसा पूर्व और बाद वाला बाद है एडी है। इतना क्लियर है? और इसको कैसे याद करना, विश से याद कर लेना, जहर तो विश ऐसे लिखते, नहीं लिखते होंगे फिर भी ऐसे लिखना, वी से विक्रम संवत, स से शक संवत। तो विक्रम संवत 58 बीसी में चला और ये एसी नहीं है अभी, ये एडी है, ठीक है, बीसी एसी जो भी करो। तो ये विक्रम संवत और शक संवत। शकों का सबसे शक्तिशाली और फेमस राजा एक था रुद्रदमन प्रथम। इसमें दो शासक मिलेंगे, रुद्रदमन प्रथम भी और रुद्रदमन द्वितीय भी, ठीक है। तो रुद्रदमन शकों का सबसे शक्तिशाली राजा था, और इसी का एक अभिलेख है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, और सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया अभिलेख है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में। नहीं तो कोई लिख रहा है तो पाली प्राकृत अलग अलग भाषा थे, नहीं अशोक आया कुछ और में लिख दिया। तो विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध मतलब एकदम प्योर संस्कृत भाषा में लिखने वाला पहला अभिलेख कौन सा, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ठीक है। किसका है, रुद्र दमन प्रथम का है, ठीक। इतना क्लियर, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं, ठीक। इसने काठियावाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ये जो सुदर्शन झील है ना, बनाया कोई और उसको 2-3 बार 4 बार रेनोवेट करा दिए, नहीं पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। रुद्रदमन प्रथम रुद्रदमन द्वितीय इन्हीं के ही शासक थे, किसके, शक के, ठीक क्लियर। फिर पहला पार्थियंस के बारे में कुछ खास याद नहीं रखना है। फिर आते हैं कुषाण, ये कुषाण को कल याद कर लेंगे, ठीक। इतना क्लियर, आज वाले को प्रेम पूर्वक आप भी कल याद करके आइएगा। किसी कोई तकलीफ हो डाउट हो तो बता सकते हो। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ही में नहीं, जो प्रीमियम क्लास है उसी में अपडेट करूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग विभा जी, राकेश जी, ठीक है आप लोग जा सकते हैं। राकेश जी आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये सुन लीजिएगा, हिस्ट्री जो क्लासेस चल रही हैं, जो भी आप कोर्स में देख रहे होंगे, एक ओल्ड बैच है, ओल्ड बैच में मैंने पीडीएफ से रीड करवाया हुआ है, वो अभी डिलीट हो जाएगा। और ये जो नया पीपीटी वाला पढ़ाई है, ये अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा आपको, अपडेटेड फॉर्म में, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ऑफ कर दो तब्बू।